तो दोस्तों, बाबा द एक्सप्लेनर हाजिर है और आज मैं एक बंगाली हॉरर मिस्ट्री फिल्म को एक्सप्लेन करूंगा जिसका नाम है अंदर महल। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसकी शादी एक ऐसे घर में हो जाती है जहाँ कुछ भी नॉर्मल नहीं था। काफी डार्क और हॉरिफाइंग सीक्रेट्स थे उस घर के। शादी करके वो लड़की गलत फंस जाती है। वही वाला सीन हो जाता है कि अरेंज मैरिज इज कैरी व्हाट इफ। आगे मैं नहीं बताऊंगा, अब आप खुद ही देख लो। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये कहानी किरण नाम की लड़की की है। किरण जो कि बचपन में अपनी माँ को खो दी थी। उसके बाद से किरण के पिता ने उसको रेस किया है और अब उसकी शादी भी करवा रहे हैं। लेकिन फिलहाल तो किरण को शादी की कोई जल्दी नहीं है, उसका मन भी नहीं है। लेकिन किरण के लिए ना काफी बड़े घर से रिश्ता आया था और ये लोग जो थे वो वीक बैकग्राउंड से थे, मतलब थोड़े गरीब थे। तो किरण के जो पिता है वो ज्यादा दहेज वगैरह नहीं दे सकते थे और वो लोग ले भी नहीं रहे थे। इसीलिए किरण के पिता को लगा कि इससे अच्छा रिश्ता शायद ही किरण को कभी मिलेगा। इसलिए रिश्ता आते ही वो झट से हाँ कर दिए। अब वो किरण को जैसे तैसे ये बोलकर कन्विंस कर लेते हैं कि बेटा वो लोग बहुत बड़े लोग हैं, बहुत अमीर हैं, बड़ा सा महल है, उनके नौकर चाकर सब है, तुम वहां पर एक रानी की तरह राज करोगी। अब किरण के पिता के सिवा उसका कोई नहीं था। वो अपने पिता के काफी क्लोज थी और उनकी कोई भी बात नहीं टालती थी, इसलिए वो मान गई। तो अब जो छवि किरण के दिमाग में आई वही आपके दिमाग में आ रही होगी कि शादी जो है काफी भव्य तरीके से होगी, एकदम बढ़िया तरीके से, ढेर सारे लोग आएंगे, बड़ा सा सेट लगेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। किरण की शादी एक हॉल में होती है, अंधेरे हॉल में, जहाँ पर उसके पिता, उसके ससुराल वाले, लाइक उसका ससुर भूषण चौधरी, उसका जेठ सोम चौधरी और उनके साथ कुछ तांत्रिक लोग ही थे बस। और ये शादी कम तांत्रिक पूजा ज्यादा लग रही थी। मतलब इधर किरण की शादी हो रही थी और उनके साइड में एक तांत्रिक बैठा हुआ था और वो तांत्रिक क्रिया कर रहा था वहां पर बैठकर। उसने दूल्हा दुल्हन की गुड़िया बना रखी थी और एक थाली में रख कर उन पर सिंदूर वगैरह डाल रहा था, हड्डियों की माला चढ़ा रहा था, मंत्र वगैरह पढ़ रहा था। किरण वो सब देख रही थी और उसे बहुत अजीब लग रहा था। वो सोच रही थी कि किस तरह की शादी है। और फिर जब इनकी शादी हो जाती है तो तांत्रिक क्या करता है कि गुड़िया समेत वो थाली वहीं अग्नि कुंड में डाल देता है और फिर दूल्हा दुल्हन को ये बोला जाता है कि गुरुजी से आशीर्वाद ले लो। मतलब वो जो तांत्रिक था उसको ये लोग गुरुजी बोल रहे थे। तो किरण का जो पति था सोहम चौधरी, वो तो चुपचाप जाकर आशीर्वाद ले लेता है। लेकिन जो किरण थी वो वहीं खड़ी थी, वो हिचकिचा रही थी। उसको दोबारा बोला जाता है कि जाओ बेटा गुरुजी से आशीर्वाद ले लो। फिर वो जाती है, पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। इसके बाद गुरुजी उसके हाथ पर एक धागा बांधते हैं और कहते हैं कि रक्षा कवच है बच्चा, तुम्हारी रक्षा करेगा, इसे कभी मत खोलना। देन इसके बाद किरण अपने ससुराल आ जाती है। स्वागत सासू माँ को करना चाहिए था, लेकिन उसकी भाभी नंदिनी आकर आरती करती है। फिर उसको बोला जाता है कि काले चावल और सूखी मिर्ची से भरे कलश को पैर से लात मारकर अंदर आओ। जबकि नॉर्मली गृह प्रवेश वाले कलश में कच्चे चावल, सिक्के, हल्दी और सुपारी वगैरह रहती है, जबकि यहाँ सूखी मिर्च और काले चावल थे। किरण भी कह देती है लेकिन ऐसा तो नहीं होता। इस पर नंदिनी कहती है कि हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। फिर वो जैसा कहती है किरण कर देती है, कलश पर लात मारकर गिरा देती है। इस तरह से उसका गृह प्रवेश होता है। अंदर आते ही सबसे पहले दोनों घर के मंदिर में माँ काली का आशीर्वाद लेते हैं, फिर दोनों बाबूजी का आशीर्वाद लेते हैं। किरण को आशीर्वाद देते हुए उसके ससुर कहते हैं कि बेटा मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस घर के भाग्य को बदल दोगी, और बताते हैं कि हमारा परिवार काफी समय से परेशानियों से जूझ रहा है, जिनसे छुटकारा पाने में बेटा सिर्फ तुम हमारी मदद कर सकती हो। इस पर किरण चौंक जाती है, क्या मैं? लेकिन मैं कैसे? तो बताते हैं कि बेटा तुम ही हो, तुम ही से होगा। गुरुजी ने हमें यही बताया है और वो कभी गलत नहीं होते। तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, कुछ रस्में करनी है और कुछ बातों का ध्यान रखना है। किरण कहती है कि आप जैसा बोलेंगे मैं कर दूंगी, लेकिन मेरा एक सवाल है कि आखिर ये किस समस्या को दूर करने के लिए करना है। फिर वहां पर किरण की सास को लाया जाता है जो कि व्हील चेयर पर थी। ससुर जी बताते कि बेटा ये है वो कारण, तुम्हारी सास सालों से वो व्हील चेयर पर है, ना वो चल सकती है ना बोल सकती है। कई जगह इलाज करवाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब गुरु जी ने हमें उपाय बताया कि आपकी होने वाली छोटी बहू ने ठीक कर सकती है। उन्होंने तुम्हारी कुंडली देखी थी, कहा कि तुम खास नक्षत्रों में जन्मी हो, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस कुछ नियमों का पालन करना है। बेटा तुम्हें करोगी ना? किरण कहती जी, माँ जी को ठीक करने के लिए मैं करूंगी। जिस पर अपनी पत्नी से कहता कि देखा भगवान, हमें कितनी अच्छी बहू मिली है, चलो अब तुम अंदर जाकर आराम करो। फिर जोगी नाम का आदमी उन्हें वहां से ले जाता है। इसके बाद वो किरण से कहता है कि अगले 1 महीने में महायज्ञ होगा, उससे पहले तुम्हें कुछ बातों का ध्यान रखना है, जिसमें कि तुम्हें सूरज की रोशनी से दूर रहना है, आग के पास नहीं जाना है और घर के लोगों के सिवा किसी और से बात नहीं करनी है, अपने घर वालों से भी नहीं। ये सब सुनकर तो किरण के होश उड़ जाते हैं कि ये रिचुअल है या मुझे यहाँ कैद किया जा रहा है। किरण के हैरानी वाले एक्सप्रेशन देखकर उसका ससुर कहता है कि बेटा मैं समझता हूँ कि तुम पर एक बड़ा बोझ डाल रहे हैं, लेकिन हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है। अब बेटा तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। जिस पर किरण कहती कि बाबा आप चिंता मत कीजिए, आपने मुझ पर जो भरोसा किया है मैं उसका मान रखूंगी, मैं हर रस्म को अच्छे से पूरा करूंगी, सब रूल्स फॉलो करूंगी। जिस पर वो किरण को खूब आशीर्वाद देता है कि बेटा खुश रहो
और अब जाओ अपने कमरे में। लेकिन फिर उसे रोक देते कि रुको, अपना मोबाइल मुझे दे दो। मुझे पता है बेटा तुम समझदार हो, लेकिन क्या पता गलती से किसी बाहर वाले से बात कर ली तो रस्म टूट जाएगी। तुम चिंता मत करो, 1 महीने बाद मैं फ़ोन लौटा दूंगा। अब तो किरण को ये सब कुछ ज़्यादा ही लग रहा था। वो सोहम की तरफ देखती कि वो कुछ बोले, उसका साथ दे, लेकिन वो उसका साथ नहीं देता, मुंह घुमा लेता है। तब किरण चुपचाप अपना फ़ोन दे देती है। फिर इसके बाद उसे नंदिनी के साथ भेज दिया जाता है और फिर सोहम के पिता उससे अकेले में बात करते हैं। कहते हैं कि ध्यान रहे, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे भाई से जो चूक हो गई थी वो तुमसे भी हो, इसलिए ध्यान रखना। दूसरी तरफ नंदिनी किरण को ले जाकर उसका कमरा दिखाती है और उसे बताती है कि एक बात जान लो, हम चौधरी परिवार के लोग बाहर वालों से बातचीत नहीं करते। अब तुम भी इस परिवार से हो तो ये नियम तुम पर भी लागू होता है। किरण कहती लेकिन मैं से कभी नहीं रही, बचपन से नदी तालाब में खेलती थी, घूमती फिरती थी, लेकिन अब यहाँ ऐसे 4 दीवारी में बंद होकर रहना पड़ेगा, ये सोच कर ही मुझे घबराहट सी हो रही है। इस पर नंदिनी कहती कि तुम्हें क्या लगा चौधरी परिवार की बहू बनना इतना आसान है? इन्होंने भी पता नहीं क्या सोच के तुम्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। तुम तो अभी से घबराने लगी, मुझे नहीं लगता कि तुम ये सब कर पाओगी। किरण कहती दीदी आप ऐसे क्यों बोल रही हैं, मैं तो आपकी छोटी बहन जैसी हूँ, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप मुझे सही कर दीजिएगा, मेरी मदद कर दीजिएगा। दूसरी तरफ सोहम के पिता उसे प्रॉमिस लेते हैं कि महायज्ञ तक किरण को वर्जिन रखना है और सोहम प्रॉमिस भी कर देता है। इधर नंदिनी कहती कि मैं भोला से कहकर तुम्हारा सामान रखवा देती हूँ और कोई हेल्प चाहिए तो फूली से कह देना, वो कर देगी। भोला यहाँ का मेल सर्वेंट था और फूली यहाँ की फीमेल सर्वेंट थी। फिर जाते जाते वो कहती है कि हाँ एक बात और बता दूं, चौधरी परिवार की बहुओं को बिना कारण घर में इधर उधर घूमने की इजाजत नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। ये बोलकर वो चली जाती है। फिर इसके बाद सोहम आता है। वो किरण से ज्यादा बात नहीं करता, सीधा बोलता है कि मुझे सुबह 6:30 बजे उठना होता है, इसलिए 10:30 बजे तक लाइट ऑफ हो जानी चाहिए। इस वक्त 11 बज रहे हैं, मैं ऑलरेडी लेट हूँ, और गुड नाइट बोलकर लाइट ऑफ करके लेट जाता है। किरण को अजीब लगता है कि आज हमारी सौगात है और ये ऐसे कर रहे हैं। फिर वो सोहम से इशारों में बोलती है कि सुनिए क्या आज रात कुछ खास नहीं है? जिस पर सोहम अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए कहता है कि देखो मेरा मानना है कि जब तक लोग एक दूसरे को अच्छे से जान न ले, उनके दिल ना मिल जाए, उससे पहले फिजिकल होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। मतलब मैं तो ऐसा ही मानता हूँ। आई होप तुम मेरी बात समझ रही हो। किरण कहती कि हाँ मैं समझ गई। फिर वो कुछ नहीं बोलती और चुपचाप सो जाती है। अगली सुबह किरण नहा धोकर तैयार होकर जस्ट निकली थी कि क्या देखती है कि चाय उबल रही थी जो बर्तन से बाहर गिरने वाली थी। लेकिन किरण गैस बंद करने नहीं जा सकती थी क्योंकि उसे तो आग के पास जाने से मना किया था, इसलिए वो बाकी सबको आवाज लगाने लगती है, लेकिन वहां कोई था ही नहीं। तब मजबूरन वो ही जाकर गैस बंद कर देती है। इतने में उनका नौकर भोला आकर वो देख लेता है। कहता है कि छोटी भाभी ये क्या कर दी, कोई देख लेता तो गजब हो जाता। किरण कहती कि मैंने आवाज लगाया था लेकिन कोई सुना ही नहीं और चाय उबल रही थी तो क्या करती। भोला कहता कि भाभी कुछ भी हो, आपको किचन से दूर रहना है, मतलब दूर रहना है, बड़े बाबू को पता चला तो बहुत गुस्सा करेंगे। तभी नंदिनी भी वहां जाती है। वो भोला को वहां से भेज देती है और किरण को डांटती है कि घर में आए अभी तुम्हें 1 दिन नहीं हुआ और अभी से तुमने गलती करना शुरू कर दी। किरण कहती कि दीदी मेरा यकीन कीजिए, मैं किचन में जाना नहीं चाहती थी, वो तो चाय उबल रही थी इसलिए। नंदिनी कहती कि बस मैंने कल रात ही तुम्हें कहा था बिना कारण घर में यहाँ वहाँ नहीं घूमना है, समझ नहीं आया तुम्हें? तभी नंदिनी का पति सोम उसको आवाज लगाता है, इसलिए वो चली जाती है। सोम अपनी कोई फाइल ढूंढ रहा था जो कि उसे नहीं मिल रही थी और फिर वो नंदिनी पर गुस्सा कर रहा था कि मैंने कितनी बार कहा है कि मेरा सामान मत छेड़ा करो, अब देखो मेरी फाइल नहीं मिल रही, अब खड़ी क्या हो, फाइल ढूंढने में मेरी मदद करो। तभी उनकी बेटी तुलसी कहती कि पापा वो फाइल तो दादाजी लेकर गए थे। यानी नंदिनी की कोई गलती नहीं थी, लेकिन उसे सॉरी बोलने के बजाय उल्टा वो उसे डांटता है कि फाइल पापा ले गए हैं, ये जानकारी भी तुम्हें नहीं थी, करती क्या रहती हो, बच्ची को पता है तुम्हें नहीं पता, अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो, चलो ये फाइल्स अरेंज करो। और उसे वर्थलेस बोलकर जाता है, जिससे परेशान होकर नंदिनी रो देती है। इधर किरण अपना बैग खोलने में लगी थी लेकिन उसका लॉक अटक गया था, वो उसे नहीं खुल रहा था। तो हेल्प के लिए वो फूली को आवाज लगाने लगती है लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रही थी। फिर वो बाहर आती तो वो आसपास नहीं थी और सामने वही जोगी नाम का आदमी था जो चाकू की धार तेज कर रहा था। वो उसी से कहती कि भैया मेरा सूटकेस नहीं खुल रहा, आप थोड़ी हेल्प कर दीजिए, लेकिन वो मना कर देता है, कहता कि फूली से कहो। फिर किरण फूली को ढूंढते हुए सीढ़ियों से नीचे जाने लगती है और इसी दौरान वो नीचे वाले एक रूम के सामने पहुंच जाती है। वो देखती है कि उस पर ताला लगा हुआ था जो कि लाल कपड़े में लिपटा था। किरण को क्यूरियोसिटी होने लगती है कि इस रूम के अंदर क्या होगा। तभी पीछे से आकर कोई उसे पकड़ लेता है और ये सोहम था जो कि बहुत गुस्सा करने लगता है। कहता कि आज के बाद मैंने तुम्हें यहाँ देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। जिस पर किरण कहती कि देखिए मुझे भी कोई शौक नहीं है इस घर में घूमने का, मेरा सूटकेस अटक गया था इसीलिए फूली को ढूंढ रही थी। सोहम कहता ठीक है मैं देखता हूँ। फिर वही सूटकेस खोलने की कोशिश करता है लेकिन सूटकेस नहीं खुलता, उल्टा उसे चोट लग जाती है। इस पर किरण अपना फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती है और उसे दवाई लगाती है
सोहम कहता कि बाबा देख लेते तो बहुत गुस्सा हो जाते, आज के बाद वहाँ गलती से भी मत जाना। किरण कहती लेकिन आखिर उस रूम में ऐसा है क्या जो मुझे वहाँ जाने से मना किया जा रहा है। सोहम कहता कि वो तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, और फिर वो अपने काम पर चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सोहम का पिता और उसका भाई दोनों अपने बिजनेस के बारे में बात कर रहे थे। तभी किरण उनके लिए चाय लेकर आती है। ये देखती है उसका ससुर गुस्सा करने लगता है कि अरे तुमने चाय क्यों बनाई, मना किया था ना किचन में जाने के लिए। तो किरण कहती कि पापा मैं चाय नहीं बनाई हूँ, मैं तो बस लेकर आई हूँ। तभी उसकी सास कुछ बोलने की कोशिश करने लगती है। सब तुरंत उन्हें देखने जाते हैं। किरण कहती कि माँ जी क्या हुआ, क्या आपको कोई तकलीफ हो रही है। उसके ससुर कहते हैं कि ये तुमसे बात करना चाहती है लगता है। फिर उन्हें समझाते हैं कि पहले ठीक हो जाओ, फिर अपनी बहू से बात कर लेना। किरण भी कहती कि जी माँ जी, देखना आप जल्दी ठीक हो जाएंगी, फिर हम दोनों खूब बातें करेंगे। लेकिन उसकी सास किरण को कुछ जरूरी बात बताना चाह रही थी, जैसे कि किसी खतरे के बारे में उसे वार्न करना चाह रही हो, लेकिन किरण ये समझ नहीं पाती। फिर रात में जब सोहम और किरण अपने रूम में सो रहे थे, तभी जोगी वहां पर आता है। उसके हाथ में वही चाकू था, इसकी धार अब वो अच्छे से तेज कर चुका था। फिर वो धीरे से किरण के पास आता है, उसकी ओर चाकू बढ़ाता है और उसके बाल काट लेता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि अगली सुबह किरण अकेली बैठकर रो रही थी और खुद से बातें कर रही थी कि देखो पापा, आपकी बेटी कितनी खुश है इस घर में, बिल्कुल रानी की तरह राज कर रही है। उसका राजकुमार भी उसे बहुत प्यार करता है, हमेशा उसके साथ रहता है। यही चाहते थे ना आप, अब तो आप खुश है ना बहुत। और ये कहते कहते वो रो देती है। तभी इसी बीच उसके मुंह पर बॉल लगती है, जिससे टूशी खेल रही थी। बॉल गलती से लग गई थी, जिसके लिए सॉरी भी बोलती है। किरण टूशी से पहली बार मिली थी, वो उसे अपने पास बुलाकर उससे बात करती है और जल्दी ही दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। टूशी से बात करके किरण को काफी अच्छा लगता है, लेकिन तभी फूली आकर उसे कह देती है कि चलो बेटा टूशी, स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। फिर वो चली जाती है। देन इसके बाद सब नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी बाहर फूली देखती है कि टूशी सीढ़ियों पर बेहोश पड़ी थी। वो घबरा जाती है और तुरंत नंदिनी को आवाज लगाती है, भाभी टूशी बेटिया सीढ़ियों से गिर गई, जिससे सभी परेशान हो जाते हैं। नंदिनी का तो रो रो कर बुरा हाल था। तभी किरण अपना वही वाला फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती है और नमक निकालकर टूशी को सुंघाती है, जिससे वो होश में आ जाती है। और फिर वो बताती है कि टूशी को चोट नहीं लगी थी, गिरने के ट्रॉमा की वजह से बस बेहोश हो गई थी, इसे गर्म दूध पिला दीजिए ठीक हो जाएगी। जिस पर नंदिनी उसे खूब सारा धन्यवाद देती है और ससुर जी भी उसकी तारीफ करते हैं कि बेटा तुम तो बहुत गुणी हो, टैलेंटेड हो। किरण बताती है कि असल में हमारे गाँव में मेडिकल कैंप वाले आए थे, मैंने भी ज्वाइन कर लिया था और बस वहीं से कुछ बेसिक बातें सीख ली थी। अब इस घटना के बाद नंदिनी का बिहेवियर किरण के प्रति बदल जाता है और उसे अच्छे से बात करने लगती है और उसे एक राय भी देती है कि अगर तुम सब परेशानियों से बाहर आना चाहती हो तो कोशिश करो जल्दी से माँ बनने की। ये सुनकर किरण हैरान हो जाती है कि दीदी आप ऐसा क्यों बोल रही हैं, लेकिन वो रीजन नहीं बताती, बस कहती है कि तुम्हारी शुभचिंतक होने के नाते मैंने तुम्हें ये बताया। फिर रात को जब किरण सो रही थी तो उसे सपने में वही दरवाजा और वो डॉल वाला रिचुअल दिखाई दे रहा था, जिससे उसकी नींद टूट जाती है। फिर वो नोटिस करती है कि बाहर से घंटी और मंत्रों की आवाजें आ रही थी। वो घड़ी देखती है तो इस वक्त रात के 2:15 बज रहे थे। उसे अजीब लगता है कि इतनी रात को यहाँ चल क्या रहा है। फिर वो बाहर जाकर देखती है कि जो पंडित किरण की शादी करवाया था वही वहाँ तांत्रिक रिचुअल कर रहा था। उसने थाली में गुड़िया ले रखी थी। फिर जोगी उसे किरण के बाल लाकर देता है, जिसे वो गुड़िया पर बांधकर रिचुअल करता है और उसके बाद थाली समेत वो जोगी को दे देता है कि अब इसे वहां ले जाकर रख दो। किरण वो सब देखकर हैरान थी कि ये लोग कर क्या रहे हैं। तभी कोई उसे पकड़कर खींच लेता है और ये नंदिनी थी। कहती कि वहां क्या कर रही थी तुम, कोई देख लेता तो पता है क्या हो जाता। किरण भी कहती क्या क्या हो जाता। नंदिनी कहती कि वही जो रोंजा के साथ हुआ था। किरण पूछती कि रोंजा ये कौन थी, जिस पर वो बहुत ही शॉकिंग बात बताती है कि रोंजा सोहम की पहली पत्नी थी। ये सुनकर तो किरण के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब उसके दिमाग में ये बात घुस जाती है कि इसलिए उसका पति इतना कटा कटा रहता है, क्योंकि वो उससे प्यार नहीं करता, रोंजा से प्यार करता है। उसे बहुत खराब लगा था और वो सोहम से झगड़ा कर देती है कि आप लोगों ने मुझे मेरे पिता को धोखा दिया, पहले क्यों नहीं बताया कि आपकी पहले भी शादी हुई थी। सोहम पूछता कि तुम्हें किसने बताया। वो कहती पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सोहम कहता कि हाँ ये सच है कि रोंजा मेरी पहली पत्नी थी, लेकिन जिसने भी रोंजा के बारे में तुम्हें बताया उसने ये नहीं बताया कि वो कहाँ गई। वो अपने लवर के साथ भाग गई थी। बाबूजी ने खुद भागते हुए उसे देखा था और मुझे बताया। रोंजा मेरा वो अतीत है जिसे मैं भुला चुका हूँ, लेकिन आज फिर तुमने मेरा वो अतीत मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। मेरे जख्मों को हरा कर दिया तुमने। और इमोशनल होकर चला जाता है। और किरण के दिमाग में अब ये चल रहा था कि ये लोग और पता नहीं क्या क्या राज छुपा के रखे हैं। अब उसे सब जानना था और उसे लगता था कि इस परिवार का कोई बड़ा राज छुपा है उस बंद दरवाजे के पीछे। रिचुअल वाली रात को जोगी के हाथ में चाबी का गुच्छा देखी थी। उसे लगता है कि दरवाजे की चाबी उसी में होगी। फिर वो क्या करती है कि जोगी के रूम के बाहर छुपकर वेट करती है और जब वो बाहर जाता है तो रूम में घुसकर सब जगह ढूंढने लगती है, लेकिन चाबियां नहीं मिलती। फिर लास्ट में तकिए के नीचे देखती है तो चाबी मिल जाती है।
फिर वो तुरंत वहां से नीचे जाती है दरवाजा खोलने। इतने में जोगी भी वापस आ जाता है और उसे जाते हुए देख लेता है। फिर वो तुरंत जाकर चाबी चेक करता है जो कि गायब थी, और उसे समझते देर नहीं लगती कि ये किरण का काम है। यहाँ नीचे किरण गुच्छे में से चाबी ट्राई करने में लगी थी और जोगी उसे पकड़ने के लिए नीचे ही आ रहा था। अब किरण जो है लास्ट चाबी ट्राई करती है, लेकिन तभी नंदिनी किरण को पकड़कर ले जाती है और जोगी आकर देखता है कि चाबी ताले में लगी थी, लेकिन किरण वहां नहीं थी। दूसरी तरफ नंदिनी किरण को डांटती है कि तुम पागल हो गई हो क्या, आखिर मैं कब तक तुम्हें ऐसे बचाती रहूंगी। तो किरण भी कह देती है कि आप मुझे बचाई क्यों रही हैं, क्या हो जाता अगर मैं पकड़ी जाती, मेरे साथ जो यहाँ हो रहा है उससे बुरा और क्या हो सकता है। तब नंदिनी उसे शांत करती है और उसे बताती है कि जिस तकलीफ से किरण गुजर रही है वो भी पहले से गुजर चुकी है। जब वो इस घर में बहू बनकर आई थी तो सेम रूल्स उसके लिए भी थे, लेकिन एक उपाय से वो उससे फ्री हो गई थी, और वो उपाय कोई और नहीं उसकी सास बताई थी। जी हाँ, उस वक्त वो बिल्कुल ठीक थी। शादी के तीसरे दिन चुपके से वो नंदिनी के पास आकर उसको बताई थी कि कैसे भी करके माँ बनने की कोशिश करो, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगी। नंदिनी ने इस बात पर ध्यान दिया और लकीली 26 दिन में ही वो प्रेग्नेंट हो गई। बस फिर क्या था, जैसे ही ये बात सबको पता चली उसे इन रूल से फ्री कर दिया गया। लेकिन उसके बाद उसकी सास की तबीयत खराब हो गई और फिर वो ठीक नहीं हुई, तब से ऐसे ही है। लेकिन अब सवाल ये बनता है कि जब उसकी सास ठीक थी तब भी नंदिनी से वो रूल्स फॉलो करने के लिए क्यों बोला गया था। तो उसका मतलब तो ये हुआ कि किरण का ससुर भूषण उसको झूठ बोला था कि उसे ये रूल्स अपनी बीमार सास को ठीक करने के लिए करना है, और किसी ने भी किरण को सच नहीं बताया। और अब किरण को यहाँ लगने लगता है कि उसकी सास बीमार नहीं है, बल्कि उनको बीमार बनाकर रखा जा रहा है। इस घर में कोई बड़ी साजिश चल रही है और वो बिल्कुल सही सोच रही थी। भूषण खुद अपनी पत्नी को बीमार बनाकर रखे था, और अब जाकर भूषण का पूरा कच्चा चिट्ठा सामने आता है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है जब भूषण और उसकी पत्नी को बच्चों की प्रॉब्लम चल रही थी। एक नहीं बल्कि 2 बार उसके बच्चे मरे हुए पैदा हुए थे। तब भूषण अपनी पत्नी को लेकर इसी तांत्रिक के पास गया था, और वो तांत्रिक बोला कि तुम्हारे परिवार पर श्राप लगा हुआ है, लेकिन चिंता मत करो, अभी के लिए तो मैं इसका उपाय कर दिया हूँ। अब बच्चा होने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी और तुम्हें 2 लड़के होंगे। लेकिन अभी भी एक समस्या है, जब वो बड़े होंगे, उनकी शादी होगी, तो उनके साथ भी फिर यही समस्या आएगी। लड़के होंगे तो मरे हुए पैदा होंगे, और अगर जी गए तो ज्यादा नहीं जी पाएंगे, 10 साल की उम्र में ही खत्म हो जाएंगे। इस तरह आगे चलकर ये श्राप तुम्हारा वंश खत्म कर देगा। अब ये सुनकर भूषण घबरा गया कि गुरुजी कुछ करिए, मेरा वंश बचा लीजिए। और फिर वो तांत्रिक इस कर्ज को परमानेंटली हटाने के लिए ये उपाय बताया कि इनकी जो आने वाली बहू होगी 1 महीने तक उससे वही सब रूल्स फॉलो करवाने हैं, और उसके बाद महायज्ञ वाले दिन उसकी बलि देनी है। ये सुन दोनों चौंक जाते हैं कि गुरुजी क्या कह रहे हैं, अपनी बहू को ही मार देंगे तो हमारे वंश को कैसे जन्म देगी। इस पर तांत्रिक कहता है कि वो तुम्हारी बहू नहीं होगी, बलि का बकरा होगी। उसके बाद तुम अपने बेटे की दोबारा शादी करवा देना, फिर वो तुम्हारे पोते को जन्म देगी और फिर तुम्हारा वंश चल पड़ेगा। तो इसलिए किरण की शादी की रस्में इतनी अजीब और काली थी, वो सब उसके बलि के लिए की जा रही थी। लेकिन भूषण की पत्नी ये उपाय करने से मना कर दी थी, ये हम नहीं कर पाएंगे, ये तो महापाप है। लेकिन भूषण तैयार था, कहता कि वंश बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। फिर जब इनके दोनों लड़के बड़े हुए तो बड़े बेटे सोम की शादी नंदिनी से करवाई गई, वैसे ही उसी काले रिचुअल के साथ। बलि का बकरा या कहें कि बकरी पहले नंदिनी थी, लेकिन उसकी सास को मंजूर नहीं था, और उसे बचाने के लिए वो नंदिनी को माँ बनने के लिए प्रेरित कर दी, क्योंकि इनके रूल के अकॉर्डिंग बलि किसी विवाहित लेकिन वर्जिन लड़की की देनी थी। जबकि नंदिनी अपने पति को करीब लाने में कामयाब हो गई और उससे प्रेग्नेंट हो गई, जिससे भूषण का प्लान फेल हो गया। इसलिए वो उस दिन सोहम से कह रहा था कि जो गलती तुम्हारे बड़े भाई ने की वो गलती तुम मत कर देना। अब वो उसकी दूसरी शादी तो करवा नहीं सकता था, तो फिर उसने अपने छोटे लड़के सोहम की शादी करवाई रोंजा के साथ। लेकिन रोंजा की सास फिर उसे सब बता दी, प्लान दोबारा फेल हो गया, और अब किरण जो है वो तीसरा अटेम्प्ट है। ये भी उसकी पत्नी वेस्ट ना कर दे, इसलिए अपनी पत्नी को पहले ही स्टेट में पहुंचा दिया ताकि वो उसे कुछ बताने लायक ही न रहे। और इसके लिए वो रोज दूध में मिलाकर उसे कुछ तो पिलाता है, और आज भी वो उसे यही पिलाता है जबरदस्ती। दूसरी तरफ किरण नंदिनी के साथ मिलकर अपनी सास की बीमारी का सच पता करने की प्लानिंग बना रही थी ब्लड टेस्ट के जरिए, और इस प्लानिंग को अंजाम देने के लिए दोनों एक टीम की तरह काम करती हैं। अब किरण ने नर्सिंग की ट्रेनिंग ले रखी थी, तो सैंपल तो वही निकालेगी। बस फिर क्या था, सिरिंज वगैरह वो सब रेडी कर लेती है, और फिर नंदिनी उसे बताती है कि ससुर जी अभी स्टडी रूम में है, यही सही मौका है। बस फिर क्या था, किरण फ्रूट्स खिलाने के बहाने अपनी सास के रूम में जाती, लेकिन क्योंकि जोगी को किरण पर शक हो गया था तो वो उसका पीछा करता है और बाहर से छुपकर देख रहा था। लेकिन तभी भोला उसे देख लेता है कि अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, साहब तुम्हें बुला रहे हैं, चलो। फिर जोगी को उसके साथ जाना पड़ता है, और किरण यहाँ अपनी सास से बात करती है कि माँ जी आप ठीक हो जाएंगी, मैं आपको ठीक कर दूंगी, बस आप मुझे थोड़ा सा सहयोग दीजिए। ये बताकर वो सैंपल निकाल लेती है और लाकर नंदिनी को दे देती है, क्योंकि नंदिनी पर तो कोई पाबंदी नहीं थी,
वो घर से बाहर जा सकती थी। फिर वही सैंपल लेकर टेस्टिंग के लिए देने जाती है, लेकिन जोगी को इन लोगों पर शक हो गया था तो वो उसका पीछा कर रहा था और नंदिनी भी ये नोटिस कर ली थी। दूसरी तरफ हम उसी तांत्रिक को देखते हैं जो कि महायज्ञ या कहे कि अपने रिचुअल की तैयारी कर रहा था, जिसमें वो किरण की बलि देने वाला था। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ये सब वो भूषण के लिए नहीं कर रहा था, उसके वंश के लिए नहीं कर रहा था, बल्कि अपने लिए कर रहा था, अपनी तांत्रिक शक्तियां बढ़ाने के लिए कर रहा था। असल बात ये थी कि इस रिचुअल को पूरा करने से वो काल चक्र के रहस्य को जान पाएगा, जिससे भूत भविष्य वर्तमान तीनों पर विजय पालेगा और दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाएगा। तो असल जो गेम था वो ये था। और तभी जोगी उसको कॉल कर देता है, उसे बताता है कि नंदिनी और किरण कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं, मुझे उन पर शक है। तो तांत्रिक कहता है कि किरण की कहानी अब बस खत्म ही होने वाली है, तब तक तुम बस उन पर नजर रखो। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि किरण सोहम के सामने रोने लगती है, कहती कि मुझे पापा की याद आ रही है, मुझे उनसे बात करनी है और अपना फोन मांगती है। लेकिन सोहम मना कर देता है कि नहीं, पापा ने मना किया है और मैं अपने पापा को डिसओबे नहीं करूंगा। तो किरण कहती कि वाह, तुम्हारे अपने पापा के लिए फीलिंग सही और मेरी फीलिंग का कोई मोल नहीं। तब वो फोन उठाकर दे देता है कि ये लो, लेकिन सिर्फ 5 मिनट, और हाँ, ये बात सिर्फ हमारे बीच ही रहनी चाहिए। किरण कहती कि किसी को पता नहीं चलेगा, प्रॉमिस। फिर थैंक यू बोलकर प्यार से उसके गाल खींचकर चली जाती है। लेकिन वो अपने पापा को कॉल करने नहीं गई थी, बल्कि उसे तो रिपोर्ट चेक करनी थी जो नंदिनी ने उसे व्हाट्सएप की थी, और रिपोर्ट्स पढ़कर तो दंग रह जाती है। इसके बाद वो नंदिनी को भी अपनी सास की बीमारी का सच बता देती है कि असल में उन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, हमें अभी उनको दवाई देनी होगी, नहीं तो वो कभी रिकवर नहीं कर पाएंगी, उल्टा ये जहर उनकी जान ले लेगा। फिर नंदिनी ही दवाई लेने जाती है टूशी को स्कूल छोड़ने के बहाने, लेकिन इन लोगों को शक हो गया था, इसलिए भूषण टोक देता है, कहता है कि बेटा रुक जाओ, जोगी है ना, मेरी कार में तुम्हें छोड़ देगा। अब नंदिनी मना करती तो उन्हें शक हो जाता, इसलिए कुछ नहीं बोलती, उसी के साथ चली जाती है। लेकिन फिर रास्ते में वो कार रुकवाती है और उसके सामने टूशी से कहती है कि बेटा जरा मैं मेडिकल स्टोर से होकर आती, और वहां से जाने लगती है। लेकिन जोगी भी कार से निकलकर उसका पीछा करता है। नंदिनी भी ये नोटिस कर ली थी और पीछे पीछे वो मेडिकल स्टोर तक पहुंच जाता है। अब ऐसे तो दवाई लेते हुए देख लेता। इस बार नंदिनी पलटकर बोल देती है कि पापा ने तुम्हें टूशी को स्कूल छोड़ने के लिए बोला है या मुझ पर नजर रखने के लिए। तो जोगी कहता कि आपको कोई जरूरत पड़े इसलिए आपके साथ हूँ। तब नंदिनी उसको झाड़ देती है कि कैसे आदमी हो, तुम्हारे घर में कभी कोई माँ बहन नहीं रही है क्या? एक औरत मेडिकल स्टोर पर आई है अपना कुछ सामान लेने के लिए और तुम उसके पीछे पीछे चल रहे हो, बदतमीज गंवार, चलो हटो यहाँ से। फिर वो चुपचाप दूर हटकर खड़ा हो जाता है और नंदिनी दवाइयाँ खरीद कर तुरंत पर्स में रख लेती है और जोगी देख भी नहीं पाता कि वो क्या खरीदी है। बस फिर क्या था, दवाई लाकर वो किरण को दे देती है और मौका देकर किरण अपनी सास के रूम में जाती है, उसे दवाई खिलाने लगती है। लेकिन तभी उसका ससुर आ जाता है, ये देख उसके हाथ से दवाई छूट जाती है। फिर वो उसे साड़ी से ढक देती है और ऐसे दिखाती है कि वो बस दूध पिला रही थी। फिर भूषण उल्टा मुंह करके पूजा करने लगता है और इतने में किरण फटाक से दवाई निकालकर अपनी सास को खिला देती है। तभी भूषण पलट कर आता है और किरण से कहता है कि अरे बेटा, तुम्हें बताना था कि अब तुम्हें जल्दी राहत मिलने वाली है, गुरुजी महायज्ञ की तैयारी कर रहे हैं, अब तुम सभी परेशानी से मुक्त हो जाओगी। लेकिन बेचारी किरण को क्या पता था कि वो तो उसे दुनिया से मुक्त करने की बात कर रहा था। लेकिन वो इतना तो समझ गई थी कि महायज्ञ में कुछ तो गड़बड़ होगी, तो उससे पहले ही वो चौधरी परिवार का राज जानना चाह रही थी और उसे पूरा यकीन था कि वो बंद कमरा ही सब राज खोलेगा। फिर इसके लिए वो नंदिनी से बात करती है, जिस पर नंदिनी उसे रूम का पिछला दरवाजा दिखाती है जो कि लॉक्ड नहीं था। फिर दोनों उस रूम में एंटर होते हैं तो वहां पर बहुत तेज बदबू थी, बहुत तेज। वहां लंबे समय से कोई साफ सफाई नहीं हुई थी, जाले वाले लगे थे। फिर नीचे कोने में दोनों ऐसी चीज देख लेते हैं जिससे दोनों की हालत खराब हो जाती है। वहां पर एक कंकाल पड़ा था, लाल साड़ी में लिपटा हुआ। नंदिनी उसे पहचान लेती है कि ये तो रोंजा की साड़ी है और वो कंकाल रोंजा का ही था। मतलब जब रोंजा को सच्चाई का पता लग गया था और वो यहाँ से भागना चाह रही थी तो भूषण जोगी के साथ मिलकर उसे मार दिया और उसकी लाश को इस रूम में बंद कर दिया और सोहम को झूठी कहानी सुना दिया कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। और वो यकीन भी कर लिया क्योंकि भाई वो तो अपने पिता पर अंधा भरोसा करता है। तो ये था चौधरी परिवार का वो डार्क सीक्रेट जिससे जानने के बाद किरण और नंदिनी दोनों की रूह कांप जाती है। तभी किरण देखती है कि वहाँ वही गुड़िया पड़ी थी जिसके साथ रात में ये लोग रिचुअल किए थे। तभी इतने में कोई बाहर आ गया था और वो लॉक खोल रहा था। नंदिनी किरण से कहती कि भागो किरण। किरण कहती कि नहीं दीदी, आपको अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगी। नंदिनी कहती कि अरे मैं भी आ रही हूँ, तुम भागो जल्दी। अब वो तो किरण को भगा दी लेकिन वो पकड़ी गई। फिर वो पलट कर देखती है तो सामने जोगी खड़ा था। इधर किरण भागती हुई फूली से टकरा गई तो फूली कहती है अरे छोटी भाभी आप यहाँ हो, कब से मैं आपको ढूंढ रही हूँ, चलिए गुरुजी आए हैं, आपको बुला रहे हैं। दूसरी तरफ वो तांत्रिक भूषण को बता रहा था कि आज ही वो महायज्ञ वाला रिचुअल करेगा। तभी सोहम किरण को लेकर आता है, फिर उन्हें भी बताता है कि महायज्ञ आज ही है, तैयार रहो। फिर जब महायज्ञ होने वाला था तो किरण काफी डरी हुई थी और रो रही थी कि ये लोग नंदिनी भाभी को तो मार दिए और अब मुझे भी मार देंगे।
तभी सोहम उसके लिए दूध लेकर आता है और ये रिचुअल का हिस्सा था। फिर इसके बाद सीधा हमें महायज्ञ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ किरण बेहोश पड़ी थी और तांत्रिक उसकी बलि देने का रिचुअल शुरू कर दिया था। लेकिन तभी किरण उठकर बैठ जाती है क्योंकि वो यहाँ पर चालाकी दिखाई थी। वो दूध पी ही नहीं थी, गिरा दी थी। और तभी सोहम भी आ जाता है नंदिनी को लेकर। उसे देखकर किरण कहती है कि भाभी आप ठीक हो, कहाँ चली गई थी? नंदिनी बताती है कि जोगी ने उसे उसी रूम में बंद कर दिया था। अगर सोहम आकर मुझे नहीं निकालता तो मैं तो वही कंकाल बन जाती। और यहाँ पर सोहम को जो है वो तुशी बताई थी, क्योंकि जब जोगी नंदिनी को वहां जबरदस्ती बंद कर रहा था तो वो ही देख ली थी। सोहम कहता है कि नंदिनी भाभी ने मुझे सब बता दिया है, आप लोग इंसान नहीं हैवान हो। और पापा आपने माँ के साथ ये सब किया, मुझे तो आपको पापा कहते हुए भी शर्म आ रही है, छी। तांत्रिक कहता कि बस बहुत हो गया तुम्हारा फैमिली ड्रामा, और अपने लोगों से कहता कि अरे तुम लोग देख क्या रहे हो, पकड़ लो इनको। फिर वो उन्हें पकड़ लेते हैं और तांत्रिक किरण को पकड़ लेता है और एक और शॉकिंग और हॉरिफाइंग सच बताता है कि किरण कोई पहली लड़की नहीं है जिसके साथ वो ऐसा कर रहा है, बल्कि इससे पहले वो 107 विवाहित लड़कियों के साथ ऐसा कर चुका है, उनकी बलि दे चुका है। और किरण आखिरी और 108वीं बलि होगी, तब जाकर उसे अपनी अपार तांत्रिक शक्तियां प्राप्त होंगी। और फिर वो किरण का सर काटने लगता है, लेकिन तभी पुलिस आकर उसे रोक देती है, क्योंकि सोहम ने पुलिस को पहले इन्फॉर्म कर दिया था। पुलिस, तांत्रिक, उसके लोग सबको अरेस्ट कर लेती है। भूषण भी अपनी गलती मानकर खुद को सरेंडर कर देता है और इस तरह किरण की जान बच पाती है। और इस इवल तांत्रिक को अब उसके किए की सजा मिलेगी, और जो उसने किया था उसके लिए तो उसे फांसी ही होगी। मतलब रोंजा को मिलाकर वो 108 लड़कियों को मार दिया था, वो भी उनके ससुराल वालों के साथ मिलकर। लेकिन इतने बड़े नंबर तक वो पहुंच कैसे गया? तो रिचुअल्स के लिए वो बड़े और पैसे वाले फैमिली को ट्रिक करके, कर्स वर्स बताकर, डराकर अपने साथ मिलाता था और किरण जैसी वीक बैकग्राउंड वाली लड़कियों को टारगेट करता था। रिचुअल करके उन्हें मरवाकर गायब कर देता था। हमने देखा कि शादी भी सीक्रेटली होती थी, कोई बाहर वाले को बुलाया ही नहीं जाता था, तो किसी को क्या ही पता चल जाएगा। रही बात लड़की के घर वालों की, तो स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड के उसके ससुराल वाले पैसे और पावर के दम पर उन्हें दबा देते होंगे। तो इस तरह वो इतने बड़े नंबर तक पहुंच गया था। स्टार्टिंग से लेकर वो सब प्रॉपर प्लानिंग के साथ चल रहा था। रही बात नंदिनी की, तो वो भी वीक बैकग्राउंड से थी और ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। लेकिन जो किरण थी ना, वो कुछ ना कुछ सीखती रहती थी। लाइक कोई ट्रेनिंग कैंप लग गया तो वहां जाकर सीख ली, और अपनी इसी सीख, स्किल और सूझबूझ से वो अपनी और अपनी सास की जान बचा पाई। उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। तो चलिए फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।